Okay, firstly introduce myself, Dr. Hiba Mazhar. I'm homeopathic physician and I'm also specialized in dermatology and gynecology by SCC. Further certified in best self-examination by GPMC and webinar organized by Dr. Place Academy. Firstly, I thanks a lot of team of Dr. Place Academy जिन्होंने मुझे मौका दिया ये वेबिनार कंडक्ट करने का और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। सबसे पहले हम अपनी टीम से मिलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर प्लेस एकेडमी बेसिकली है क्या और छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको साथ शेयर करती हूँ। डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी Dr. Place Academy is an online platform where a highly professional team of medical experts will serve and help you to enhance your knowledge regarding medical stuff through visual learning. Dr. Place Academy will also help you in your assignment. We also offer a variety of courses and we also collaborate with different platforms. You can share your queries with us and we will help you out. फर्दर मास्टर द ओपीडी फ्री यूट्यूब कोर्सेज आप लोगों को डॉक्टर प्लेस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर लाइव क्लासेस जिसमें जो टॉपिक आपके पास इंक्लूड होते हैं एक्सरे इंटरप्रेशन, ईसीजी इंटरप्रेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, क्लिनिकल यूजेस एंटीमाइक्रोबियल, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स, अल्ट्रासाउंड ऑब्डोमेन। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आपके पास प्रोवाइड किए जाएं तो उसके अंदर जो टॉपिक हमारे पास हैं सिटी एब्डोमेन, न्यूनेटल रिससिटेशन, सिटी ब्रेन, ट्रॉमा मैनेजमेंट, एबीजीएस मैनेजमेंट। फर्दर हमारे पास जो अगर मीट के फाउंडर्स की बात की जाए, डॉक्टर प्लेस एकेडमी की टीम की बात की जाए तो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैफा एंड हमारे सीईओ हैं डॉक्टर हुर अब्बास जैदी। So stay connected with us for latest update, course highlight, visit our website for more information and get ready to embark on an enriching educational journey. Our dedication team is committed to helping you make informed and ensure your learning experiences in an exceptional way. So further हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि काइंडली माइक को ऑफ रखिएगा, डिस्टॉर्शन ना करिएगा और रिकॉर्डेड आपको इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पर मिल जाएगा लेक्चर। लेकिन अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो आप एट द एंड ऑफ द क्लास आप लिखते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन, लेकिन यहाँ पर मेरा किसी किस्म का होम्योपैथिक या एलोपैथिक से कोई लिंक नहीं है। आई एम जस्ट टू अवेयर यू अबाउट वर्ल्ड डायबिटिक डे। डायबिटिक क्या होती है, डायबिटीज क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, इससे प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं, ये सब मैं इंशाल्लाह ताला इस सेमिनार में आपको दूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन टू गेस्टेशनल डायबिटिक्स। ओके, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन। अच्छा, जैसे कि हमें सभी को पता है कि बहुत सी ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि कहा जाता है साइलेंट किलर हैं और हमें अवेयरनेस भी नहीं होती और हम उस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द डिजीज इज डायबिटिस मेलाइटस। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारा जो अलमिया है, हमारे माशरे का अलमिया बेसिकली ये है कि जो सिम्टम्स होते हैं उसे इग्नोर किया जाता है एंड जब सेवियर क्लास पर, ग्रेड पर डिजीज पहुंच जाती है, जब डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप सब यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है कि डायबिटीज का मोस्ट ऑफ द कॉमन सिम्टम ये है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब क्या होता है कि कोई पेशेंट हमारे पास कंप्लेन कर कर आता है कि हमें ना काफी टाइम से यूरिनेशन का प्रॉब्लम था, हमें बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करने की होती थी और बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। लेकिन फैमिली क्या कहती थी, ये तो हमारा फैमिली हिस्ट्री है, ये तो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो इसको आप इग्नोर करो, पानी ज्यादा पियो, कार्बोहाइड्रेट्स कम लो, ईटीसी बहुत सी वजूहात की बिना पर इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन जब टेस्ट करवाए गए तो डायग्नोज क्या हुआ कि मुझे डायबिटिस मेलाइटिस है। तो सवाल ये बनता है, जब आपको सिम्टम आ रहे थे तो आप क्यों डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया? क्या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फटीग, वेट लॉस, क्या ये नॉर्मल सिम्टम्स थे? क्या ये आपकी फैमिली
हिस्ट्री थी? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसके सिम्टम्स हर फैमिली मेंबर्स को आ रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शुगर हो, आपको डायबिटीज हो सकता है बहुत से अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी वाटर इनटेक कम हो सकती है, आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 10 आउट ऑफ 5 जो हमारे पास पेशेंट रिसीव होते हैं, वो हमारे पास डायबिटिक्स मेलाइटिस के ही रिसीव होते हैं, जो कि इग्नोर कर करके टाइप 1 टाइप 2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो डोंट इग्नोर दिस सिम्टम्स एंड चेक अप विद योर कंसल्टेंट। सो प्रॉपर चेकअप करवाएं, प्रॉपर टेस्ट करवाएं और टाइम से डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोज करें, क्योंकि ये आपके आने वाली जनरेशन में भी इनहेरिटेड हो सकता है। सो कम से कम अगर आप अपने आप को नहीं बचा सके, तो अपने आगे आने वाली नस्ल को बचाइए। सो वी मूव टू द मेन पॉइंट कि डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। Diabetes mellitus is a condition that happens when your blood sugar glucose is too high. It develops when your pancreas does not make enough insulin or any at all. अच्छा, सबको यहाँ पर पता है कि डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, उसके अंदर शुगर लेवल होती है ब्लड के अंदर, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब वो क्यों होती है? दो वजूहात होती हैं। या तो पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता, या हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट आ रही होती है, जो हमें एनर्जी की तरह यूज करना होता है, वो एडवर्स इफेक्ट दे देती है हमारी बॉडी पर, क्योंकि इंसुलिन ही कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगी, काइंडली अजान हो रही है, देन वी विल कंटिन्यू अवर सेमिनार। ओके, आई एम सॉरी, अजान हुई थी बेसिकली। अब मुझे बताइएगा, आवाज क्लियर है आप सबको मेरी? ओके, अच्छा देखें, सबसे बड़ा जो हमारा फैक्टर आता है डायबिटीज का, बेसिकली हमारा लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है,
हमारी जीन्स के अंदर, हमारी हैबिट्स के अंदर ये चीज होती है कि हमारी फैमिली में कार्बोहाइड्रेट, हमारी शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है। अब उनको ये नहीं पता कि इस चीज का एडवर्स इफेक्ट भी है। चले आपको क्रेविंग हो रही है, एक हद तक होती है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत से पर्सन ये करते हैं कि हमें क्रेविंग हो रही है, हमने चॉकलेट खा ली, हमने क्या किया कि मीठी चाय पी ली, हमने इतना ज्यादा स्वीट इस्तेमाल कर लिया कि एट द टाइम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइफ स्टाइल आपका बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम के अंदर मैटर करता है, आपकी डाइट बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम के मैटर करती है। तो फर्दर आगे हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। सो वी मूव टू द मेन पॉइंट। जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लूकोज मेनली कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन योर फूड एंड ड्रिंक। इट्स योर बॉडीज गो टू सोर्स ऑफ एनर्जी। योर ब्लड कैरीज ग्लूकोज टू ऑल योर बॉडी सेल टू यूज फॉर एनर्जी। अच्छा, क्या होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन आपने इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया है कि आपका जो पेनक्रियाज है वो इतना इंसुलिन बना ही नहीं रहा कि वो उसको कन्वर्ट कर सके और सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज कर सके। सो फिर आपको डायग्नोज होता है डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि आप एक्स्ट्रा शुगर इनटेक कर रहे हो और अल्लाह ताला की तरफ से एक लेवल हमें दी गई है कि इतना इंसुलिन पैनक्रियाज ने प्रोड्यूस करना है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर वजन डालते जाओगे अपनी शुगर इनटेक का, तो ऑब्वियसली उसने उतना इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करना, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपकी डिजीज के अंदर। ठीक है। अच्छा, बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपको हाइपरग्लिसीमिया नहीं, शुगर नहीं बल्कि लो शुगर हो जाती है। ये आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू, लेकिन जो आपका हाइपरग्लिसीमिया है, इसमें फिर आप अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो इंसुलिन की आपको नीड होती है। सो बी अवेयर फ्रॉम दिस डिजीज एंड अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली में अवेयरनेस दें कि वो इस चीज से बच सके। ठीक है। फर्दर वी मूव टू द next point. When glucose is in your bloodstream, it need a key to reach its final destination. This key is insulin, a hormone. If your pancreas is not making enough insulin on your body, is not using it properly. Glucose build up in your bloodstream causing high blood sugar. अच्छा, यहाँ पर वही बात हो रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो इंसुलिन तो इतना बन ही नहीं रहा। तो वो क्या होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो सोर्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता, तो क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है। या बहुत सी वजूहत की वजह से आपके पास जो इंसुलिन है वो वर्क ही नहीं कर रही होती बॉडी के अगेंस्ट। मीन्स के हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, इंसुलिन एक्टिव नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी हाइपरग्लिसीमिया कॉज होता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू होता है, आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। सो फर्दर हम चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रिवेंशन टू गेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अच्छा, गेस्टेशनल डायबिटीज होती क्या है? कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एन elevated level of glucose in the blood during pregnancy, typically revolving after the birth. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड शुगर का, ग्लूकोज का ब्लड के अंदर लेवल का हाई होना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये आपके पास अल्टीमेटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब इसकी कॉजेस क्या होती हैं? द प्लेसेंटा सप्लाई अ ग्रोइंग फीटस विद
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको आवाज़ क्लियर है मेरी? ओके, सो हम कॉजेस पे थे कि हमारा जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो होता क्यों है। The placenta supplies a growing fetus with nutrient and water and also produce a variety of hormone to maintain the pregnancy. Some of these hormones, estrogen, cortisol, and human placental lactogen, can have a blocking effect on insulin. This is called contra-insulin effect, which usually begin about 20 to 24 weeks into the pregnancy. अच्छा, एज वी नो कि हमें सबको पता है कि प्लेसेंटा जो होता है बेबी के लिए एक फूड फैक्ट्री होती है। ठीक है, जो कि बेबी को फीटस को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई करता है और इसके साथ साथ बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। लेकिन आप सबको ये भी पता होगा कि जो हमारे पास फीमेल पेशेंट बाल दफा आते हैं पीसीओएस के साथ, ठीक है, जिनके एंड्रोजन लेवल हाई होते हैं या फिर हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, मेंसेस साइकिल हमारा इम्बैलेंस होता है, तो उनके अंदर भी शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि जो उनके हार्मोन्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स हैं, वो इम्बैलेंस होते हैं। या तो वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मिकदार में सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा लो लेवल में सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियाज के इंसुलिन प्रोडक्शन पर इफेक्ट होता है। मींस कि हमारे पैनक्रियाज पर ऐसा इफेक्ट डालती है कि हमारा जो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो उन फीमेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है। और सेम एज फीमेल्स, जब प्रेगनेंसी के अंदर हमारा प्लेसेंटा जो है बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रिएट करता है। ऑब्वियसली एक फीटस को ग्रो करने के लिए हार्मोन्स की नीड होती है। फर्दर मदर की बॉडी को तैयार करने के लिए भी हार्मोन्स की नीड होती है ताकि उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो प्रॉपर हो सके। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक ब्लॉकिंग इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर एलिवेट कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? काइंडली मुझे बताइएगा आप लोगों को वॉइस में क्लियर आ रही है? अच्छा ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एट द लास्ट ऑफ द आवर क्लास एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसके अंदर आप लोगों ने अटेंडेंस देनी है कि हमारी क्लास में कौन कौन था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेशन के लिए। सो आप केयरफुल रहिएगा, जैसे लिंक आए फिल आउट कर दीजिएगा। Okay, so now we move to the next topic. As the placenta grows, more of these hormones are produced, and the risk of insulin resistance become greater. Normally, the pancreas is able to make additional insulin to overcome insulin resistance, but when the production of insulin is not enough to overcome the effect of the placenta hormone, gestational diabetes result. अच्छा, इसके अंदर वही बात लिखी है, जितना ज्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होगी प्लेसेंटा के थ्रू, इतना ही ज्यादा रिस्क होगा इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का बॉडी का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि इंसुलिन बन तो रही है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बॉडी उसे यूज नहीं कर पा रही। ठीक है, सो इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, सेकंड, हमारे पास बार दफा ऐसा भी होता है कि बहुत सी फीमेल्स को क्रेविंग्स आती हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टोर्शन। अच्छा, तो जैसे कि हमारे पास देखा कि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह से बहुत सी फीमेल्स को क्रेविंग्स आती है हमारे पास शुगर इंटेक की। अब क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा शुगर इंटेक कर लेती हैं कि उनकी जो बॉडी ऑलरेडी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो इंसुलिन प्रॉपर वर्क कर ही नहीं रही है, और उसमें आप जो है ओवरलोड कर लें अपनी कार्बोहाइड्रेट्स का, आप अपनी शुगर को एलिवेट कर लें, तो क्या होगा कि इसका रिजल्ट गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर आएगा। अच्छा, अब सिम्टम्स की बात की जाए तो वुमेन डज नॉट फील एनी सिम्टम्स। ठीक है, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है फीमेल्स को जब फर्स्ट प्रेगनेंसी बेसिकली होती है तो नहीं पता होता कि सिम्टम्स किस चीज के किससे रिलेट कर रहे हैं।
बहुत से इश्यूज आते हैं, प्री एक्लेम्पसिया होता है, एक्लेम्पसिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि ऑब्जर्व नहीं कर पाती, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती फीमेल। और हमारे माशरे में यही कह दिया जाता है कि जब बेबी होता है तो ये तो प्रॉब्लम सारी सबको फेस करनी पड़ती है, बट किसी को नहीं पता होता कि बॉडी में चल क्या रहा है, सो इस चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। Some women may develop symptoms if their blood sugar level get too high, hyperglycemia, such as increased thirst, needing to pee more than usual, a dry mouth, tiredness, blood eyesight, genital itching and thrush. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि प्यास बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमें शुगर होती है या डायबिटिक पेशेंट होता है तो वो क्या होता है कि उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रही होती है। यूरिन रुक ही नहीं रहा है, हमारा जो मुंह होता है, हमारा माउथ होता है, हमारी जबान होती है, हमारा थ्रोट होता है, वो सारा खुश्क हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है। सेकंड, जब हमें चाहे गेस्टेशनल डायबिटिक हो या नॉर्मली हम डायबिटिक पेशेंट हो तो हमें फटीग बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। हम कहते हैं हमें वर्टिगो हो रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें बेहोशी जैसी गशी जैसी हालत हो रही है। तो बेसिकली डिजीनेस, टायर्डनेस, ब्लड विजन, ये सब सिम्टम्स एक प्रेग्नेंट वुमेन में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे वही बात लिखी है कि बट सम ऑफ दिस सिम्टम आर कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आर नॉट नेसेसरी अ साइन ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर ये साइन एंड सिम्टम कॉमन है। ठीक है। लेकिन एक फीमेल को चाहिए, अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, एटलीस्ट अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, प्रॉपर गाइडलाइंस लें, प्रॉपर कंसल्टेशन लें, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ क्या रही है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपके अंदर बॉडी में चेंजेस आ रही है, आपको टायर्डनेस फील हो रही है। आपको अदर इश्यूज की वजह से भी टायर्डनेस फील हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि एनीमिक पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं जो कि रिलेट करते हैं सिम्टम्स ऑफ गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। अच्छा, फर्दर रिस्क फैक्टर की तरफ चलते हैं, लेकिन काइंडली मुझे बताइएगा मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, अगर बीच में हमारी जो है मीटिंग एंड हो जाए तो काइंडली इसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये है कि फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑल्सो एनी वुमेन कैन डेवलप जीडीएम, gestational diabetes mellitus, during pregnancy. Some of these factors that may increase the risk including the following. अच्छा, कोई मुझे बताएगा रिस्क फैक्टर होते क्या है बेसिकली? कोई है जो मुझे बताए कि रिस्क फैक्टर बेसिकली होते क्या हैं? ओके, गुड। अच्छा, जो हमारे पास रिस्क फैक्टर आ जाते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक्स के अंदर, उसके अंदर हमारे पास ओवरवेट और ओबेसिटी, family history of diabetes, having given birth previously to an infant weighing greater than 9 pounds, age, pre-diabetic also known as impaired glucose tolerance, and last, high glucose in urine also a great risk factor. अच्छा, ठीक है, सबने आंसर माशाल्लाह अच्छे दिए और करेक्ट आंसर थे सबके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, मेन चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत सी फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जब वो यूरिन डीआर करवाती हैं तो शुगर लेवल उनमें एलिवेट हो रहा होता है, स्क्रीट आउट हो रहा होता है बाय यूरिन हमारा शुगर, और उन्हें कह दिया जाता है आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, आपकी ना किडनी ठीक से वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपको जो है शुगर लेवल आपका यूरिन में ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली इट्स अ सिम्टम ऑफ डायबिटिस मेलाइटिस। क्लियर है?
अच्छा, रिस्क फैक्टर की बात करें, वो फीमेल जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होती हैं या ओबेसिटी का शिकार होती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली अगर फीमेल की बात की जाए तो हम कहते हैं ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फैट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, देन इससे और ज्यादा वेट इंक्रीज होता है। ठीक है। तो वेट जब इंक्रीज होगा तो पेनक्रियास के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा कि वो इतनी इनफ इंसुलिन बना नहीं पाएगा और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अपना वेट को मेंटेन रखें। और वेट किस तरह मेंटेन होता है? बाय मेंटेनिंग योर लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स। ठीक है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऑब्वियसली डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली इनहेरिटेड भी हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि शुगर का शिकार हो, डायबिटीज मेलाइटिस डायग्नोज हुआ हो, तो आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर ये प्रॉब्लम रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकता है। ये ना सोचें कि अगर हम पहली प्रेगनेंसी में हुआ है तो नेक्स्ट में नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बाज दफा हमारे पास ये इनहेरिटेड की वजह से या फिर हमारी हैबिट्स की वजह से, देखिए क्रेविंग हर पर्सन को वेरी करती है। ठीक है। कोई कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज्यादा करता है प्रेगनेंसी में, कोई कम करता है। अब जाहिर है आपकी हैबिट्स नहीं बदल रही, आपकी क्रेविंग नहीं बदल रही, तो जाहिर सी बात है जब आपने पहले भी इतनी ज्यादा क्रेविंग के साथ आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है तो हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के साथ भी ऐसा ही हो। ठीक है। बट कोशिश करें कि अपनी डाइटरी हैबिट एंड लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन रखें कि आपकी जो गेस्टेशनल डायबिटीज लेवल है वो नॉर्मल रहे। अच्छा, एज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। वो क्यों करती है? जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी दिन ब दिन वीक पड़ती चली जाती है। जो हम बचपन में होते थे वो जवानी में नहीं होते, और जो जवानी में होते हैं वो बुढ़ापे में नहीं होते। ठीक है। हमारी जो मशीन है, अल्लाह ताला ने हमारी जिस्म में मशीन्स बनाई है, तो हमारी जो मशीन है वो वर्क करते करते थक जाती है। ठीक है। तो जब हम ज्यादा एज फैक्टर वाले हमारे पास जो पेशेंट्स रिसीव होते हैं वो बेसिकली होते ही 20, जिसके अंदर ये डायबिटीज मेलाइटिस या गेस्टेशनल डायबिटीज जो है हमारे पास डायग्नोज होती है। ठीक है। तो एज इज द मेन फैक्टर। अच्छा, प्री डायबिटिक एक हो गया, डायबिटिक एक होगा प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक होता क्या है? प्री डायबिटिक के अंदर हमारी शुगर लेवल का अप एंड लो होना। अब लेट सपोज कोई पेशेंट आया, उसने टेस्ट करवाया, उसका जो है ना शुगर तो नहीं है उसको, लेकिन कभी कभी उसकी शुगर हाई हो जाती है। ठीक है। इट्स अ साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। हो सकता है कि उसको फ्यूचर में शुगर हो जाए, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करना लाजमी होता है। ओके। और कॉम्प्लिकेशन इन बेबीज के बात करें कि अगर हम इस चीज का ख्याल ना रखें और हमें गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस डायग्नोज हो तो बेबी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है। सबसे बड़ा हमारे पास मैक्रोसोमिया रेफर टू अ बेबी हु इज कंसिडरेबली लार्जर देन नॉर्मल। All of the nutrients the fetus receives come directly from the mother's blood. Maternal blood has too much glucose. The pancreas of the fetus senses the high glucose level and produce more insulin and an attempt to use this glucose. The fetus converts the extra glucose to fat. Even when the mother has gestational diabetes, the fetus is able to produce all the insulin it needs. The combination of high blood glucose level from the mother and high insulin level in the fetus result in large deposit of fat which cause the fetus to grow excessively large. अच्छा, देखें जो हमारे fetus के organs होते हैं वो हमारी organs से कम होते हैं। ठीक है। लाइक साइज में कम होते हैं, फंक्शन में कम होते हैं, जो कि मिच्योर अभी नहीं होते, प्री मिच्योर होते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मदर इतना ज्यादा ग्लूकोज इंटेक कर रही होती है, प्लेसेंटा के थ्रू उसके न्यूट्रिशन डाइटरी न्यूट्रिशन जा रहे होते हैं फीटस के अंदर। अब जाहिर है फीटस को भी जरूरत है कि वो इंसुलिन बनाए, लेकिन वो इंसुलिन इतनी नहीं बना पाता। अब क्या होता है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब फैट्स में कन्वर्ट होता है तो बेबी का वेट इंक्रीज हो जाता है, जो कि मैक्रोसोमिया मतलब कि नॉर्मल द वेट ऑफ द बेबी फीमेल डिलीवर करती है अपनी बेबी को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोग्लिसीमिया।
refer to low blood sugar in the baby immediately after delivery. This problem occur if the baby mother's blood sugar level have been consistently high, causing the fetus to have a high level of insulin in its circulation. After delivery, the baby continues to have a high insulin level, but it no longer has the high level of sugar from its mother, resulting in the newborn blood sugar level become very low. The baby's blood sugar level is checked after birth, and if the level is too low, it may be necessary to give the baby glucose intravenously. अच्छा देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रही है, फीमेल के बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल एलिवेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो है बेबी फीटस जो हमारा है वो इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आया है, काइंडली नेक्स्ट आप जो है लास्ट में क्वेश्चन करिएगा, देन मैं आपको आंसर करूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या होता है कि आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि हमारे फीटस के अंदर, बेबी के अंदर इतना ज्यादा इंसुलिन आ चुका होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है पहले से वो फौरन ही खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, हाइपोग्लिसीमिया हो सकता है बेबी को, मींस के लो ब्लड शुगर लेवल इन बेबीज ब्लड। ओके, अच्छा यहाँ पर डायग्नोसिस इन होम्योपैथी है, माजरत के साथ अगर यहाँ पर मैं आपको डायग्नोसिस तो बता रही हूँ, लेकिन बेसिकली होम्योपैथी बेस्ड ऑन लाइक योर लाइक, सो हमें सिम्टम्स प्रॉपर लेने होते हैं, हिस्ट्री प्रॉपर लेनी होती है, देन होम्योपैथी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि जिस चीज का फायदा होता है उस चीज का नुकसान भी होता है। चाहे आप नॉर्मली फूड इनटेक भी कर रहे हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग। अच्छा, डायग्नोज की बात करें तो हमारी जो होम्योपैथी डायग्नोसिस है वो इस तरह से होती है कि पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री हमारे लिए इसलिए लाजमी है कि क्या जो फीमेल है उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, या किसी भी वजूहात की बिना पर गेस्टेशनल डायबिटिक किसी को हुई है, उसकी जो है सिस्टर को, उसकी मदर को, फादर साइड पर, तो पास हिस्ट्री लेना लाजमी है, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बीएमआई एंड ओबेसिटी चेक, क्या फीमेल ओवरवेट तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर ओवरवेट होगी तो ऑब्वियसली बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा डाइट रूटीन, फीमेल एंड डॉक्टर आल्सो बी कॉन्शियस। ओके, सो हम थे बीएमआई एंड ओबेसिटी पर। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीसीओएस पेशेंट जो होते हैं या फिर हमारे पास ओबेसिटी वेट वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो एबिलिटी होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होती कि वो जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती इंसुलिन के लिए। सो हमारा जो वेट है उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो या नॉन मैरिड अनमैरिड वुमेन हो, लेकिन अपना वेट काइंडली कंट्रोल रखें, अपनी डाइट पर कंट्रोल रखें। फर्दर डाइट रूटीन के ऊपर आ जाते हैं। सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। ओके, सो डाइट रूटीन पर आ जाते हैं। काइंडली आप मुझे बताइएगा मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है? कॉर्नर पे चेक करें, जिनको वॉइस नहीं आ रही अपना जो है सेलुलर एंड वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो वॉइस आ जाएगी आप लोगों को। अच्छा, तो डाइट रूटीन की बात करते हैं कि आपका जो फीमेल एंड डॉक्टर आल्सो भी कॉन्शियस
in diet become because high intake of carbohydrate increase the risk of gestational diabetes. अच्छा, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो डॉक्टर से छुपाती हैं कि हम तो इतनी ज्यादा इंटेक नहीं करते, हालांकि वो इंटेक कर रही होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कभी भी अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से ये बातें मत छुपाएं, क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में हार्मफुल हो सकती हैं। तो अपनी डाइट रूटीन को प्रॉपर मेंटेन करके रखें, अपनी कार्बोहाइड्रेट लेवल को मेंटेन करके रखें, अपनी डाइटरी फाइबर्स को मेंटेन करके रखें और अपनी प्रॉपर डाइट रूटीन बनाएं। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, क्रेविंग्स हो रही होती है, लेट नाइट जो है इनटेक कर रही होती है, फूड इनटेक कर रही होती है, तो क्या होता है कि उन्हें हार्ट बर्न का इशू आ जाता है, उन्हें गैस्ट्रिक इशू आ जाता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उनकी रूटीन नहीं है। अपनी डाइट रूटीन आप प्रॉपर करेंगी तो आपके साथ ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वो रिड्यूस होंगी। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आना कॉमन है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय मेंटेन आवर हैबिट्स। ओके, लाइफ स्टाइल। अच्छा, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो समझती हैं कि हम प्रेगनेंसी में तो हम बेड रेस्ट करेंगे, हम लोग जो है रेस्ट पर रहेंगे, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपको अपने आप को एक्टिव रखना लाजमी है। अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाएं कि वॉक करें, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लें, थोड़ा बहुत अपने आप को मसरूफ रखें, अपने बॉडी को एक्टिव रखें। ठीक है, बीमार होने का जो हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि हम लेटे रहते हैं, हम लोग बस खाया पिया लेट गए। तो ये बहुत ज्यादा आपकी जो है प्रॉब्लम पर इफेक्ट करता है। ठीक है, लैब्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू डायग्नोज योर ब्लड शुगर लेवल बाय लैब्स। अब क्या होता है कि बहुत सी फीमेल्स आती हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, हमें टायर्डनेस हो रही है, फटीग हो रही है, लेकिन वजूहात कुछ और होती हैं। वो ये समझ रही होती है हमें डायबिटिक है, या डायबिटिक होता है तो कुछ और वजूहत समझ रही होती है। तो लैब्स इज नेसेसरी फॉर ऑल द पेशेंट एंड फीमेल्स। अपने प्रॉपर लैब्स करवाना लाजमी है, जिसके अंदर ब्लड शुगर फास्टिंग पर होता है, रैंडम होता है, HbA1c होता है, बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आप करवा सकते हैं एंड इजीली यू विल डायग्नोज योर प्रॉब्लम। मेडिकेशन इन होम्योपैथी। अच्छा, होम्योपैथी का एक छोटा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। होम्योपैथी बेसिकली है क्या? होम्योपैथी लाइक क्योर लाइक, जो प्रॉपर्टी मेडिसिन के अंदर होती है, जो सिम्टम मेडिसिन के अंदर होते हैं, वो ही बॉडी के अंदर हो, और अगर वो मैच कर जाए तो होम्योपैथी मेडिसिन सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सी मिथ ये होती है कि होम्योपैथी साइड इफेक्ट नहीं करती, लेकिन होम्योपैथी के भी अपने साइड इफेक्ट हैं अगर वो आप रॉन्ग मेडिकेशन में यूज करें। हमारे पास फीमेल्स आती हैं कि हम एलोपैथी यूज नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान, तो हमें होम्योपैथिक दे दें। तो उन्हें बताइए कि ये भी मेडिकेशन है, इसे भी आप फुल कॉन्शियस होकर यूज कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन की या कोई भी, काइंडली डिस्टॉर्शन ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं उनको किक आउट कर दूंगी। ओके, सो इन होम्योपैथी मेडिकेशन given on the basis of cure like cure law of Hahnemann. So what self medication will give you adverse effect on females and babies health. ठीक है। अच्छा, मेडिसिन अगर हम बात करें तो एसिड फॉस्फोरिकम, यूरेनियम नाइट्रिकम, आर्जेंटम मेटालिकम, साइजीगियम जेम्बुलोनम। अच्छा, ये जो मेडिसिन मैंने आप लोगों को बताई है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है होम्योपैथी मेडिसिन की, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप ये यूज करवाएं या किसी को भी प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, एक प्रॉपर होम्योपैथ, एक प्रॉपर डॉक्टर ही ये प्रोवाइड कर सकता है बाय कलेक्टिंग सिम्टम्स ऑफ द फीमेल। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं या आप सोचते हैं कि हमारे पास ये पेशेंट है, मैं इसको ये यूज करवा दूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी होगी और आपको बहुत से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि फीटस डाइट भी हो सकता है। सो बी केयरफुल टू यूज दिस मेडिसिन। ओके, फर्दर वर इज इन एलोपैथी इंसुलिन एंड मेटफॉर्मिन आर यूज। अच्छा, जब हमारे पास डायबिटिक बहुत ज्यादा टाइप 1 टाइप 2 पर चली जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर मेटफॉर्मिन दी जाती है।
इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हमें जो है इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है, एक्सेसिव इंसुलिन दिया जाता है बाय इंजेक्शन। ग्लूकोफेज मेडिसिन दी जाती हैं। अच्छा, ये मेडिसिन हम एलोपैथिक के अंदर देते हैं, ठीक है। सो ये मेडिकेशन से बताने का मकसद ये है कि ये जो मेडिकेशंस हैं ये सिर्फ उन कंडीशन में दें जब आपको पता हो कि जरूरत है। अदरवाइज आप प्रिवेंट कर सकते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज से बाय मेंटेनिंग योर लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी रूटीन, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें गेस्टेशनल डायबिटिक्स मेलाइटिस की, तो अवॉइड कार्बोहाइड्रेट इनटेक, डू फिजिकल एक्टिविटीज, प्रॉपर स्लीप, improve your diet during pregnancy, maintain your weight if you face obesity। कार्बोहाइड्रेट इनटेक आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, एक्सेसिव आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना किसी भी सूरत। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया लेजीनेस इज द वन ऑफ द की ऑफ योर प्रॉब्लम। तो अपने आप को एक्टिव रखें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, प्रॉपर स्लीप करें, अपनी स्लीप रूटीन बनाएं, ठीक है, जो कि 8 घंटे की आपकी जो रूटीन होती है वो मेन होती है आपके लिए, वो लेना आपके लिए लाजमी है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप आधी रात को सो रहे हैं तो आप सुबह देर से उठ रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। एक अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर आप स्लिप लेंगे तो आपकी प्रॉपर स्लिप रूटीन बनेगी, ठीक है। इसके अलावा अपनी डाइट प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉपर रखें, ठीक है। फॉलिक एसिड का लाजमी इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड अगर आप लोग नहीं करते, बहुत से मालफॉर्मेशन हमारे जो है बेबी के अंदर हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है और आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, आपके पास तमाम वाइटामिन होने चाहिए डाइट के अंदर, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, आपके पास फाइबर्स होने चाहिए, आपके पास मिनरल्स होने चाहिए। सब चीजें आपके पास एक लेवल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ एनी डाइटरी फाइबर्स भी आपको नुकसान दे सकता है। वेट को मेंटेन रखना, अपने वेट को मेंटेन रखें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा कि आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये था आज का सेशन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा प्रॉपर। आप लोगों को गाइडलाइंस मैंने प्रोवाइड किया, अवेयर किया कि इन चीज़ों का इग्नोर ना करें, काइंडली वक्त पर अपना चेकअप करवाएं, वक्त पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अपने आप को हेल्दी रखें, अपने बेबी को हेल्दी रखें, अपने बेबी का ख्याल रखें, और आप आने वाली अपनी नस्ल को बचाएं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली मुझे बताएं, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लिंक प्रोवाइड करूंगी अटेंडेंस का। तो ये है कि आप उसको फिल आउट करें और अटेंडेंस लें। अटेंडेंस फॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया गया है, काइंडली अटेंडेंस प्रोवाइड कर दें, फॉर्म को फिलअप कर दें, एंड देन सेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन है, काइंडली वो हम आगे बढ़ाएं, और सेशन को हम जल्द से जल्द एंड करें, क्योंकि 4 से 5 की टाइमिंग थी, देन अदर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर इंटरप्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि फॉलिक एसिड यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल, फॉलिक एसिड तो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है प्रेगनेंसी के दौरान जो आपने यूज करना है, ठीक है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट।